कर दी। होगी शुरू। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जल्दी से आ जाइए, आज का सेशन शुरू करें और बता दीजिए आवाज आ रही है क्या, जल्दी बताइए। आज आपके लिए जबरदस्त प्रश्न लेके आया हूं और एकदम नए प्रश्न जो इस बार आपको सीईटी में दिखाई देंगे। आइए उन सभी प्रश्नों का डिस्कस कर लें। जल्दी से आ जाइए और अपने सेशन को शेयर कर दीजिए सारे, ज़्यादा से ज़्यादा। महामैराथन क्लास की सीरीज चल रही है। 10 तारीख को हमने ये सीरीज शुरू की थी, 15 तारीख तक ये सीरीज चलेगी और 15 तारीख को बैटनॉल ऐप पे आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि केवल 799 रुपए में हरियाणा की सबसे कम फीस में हमारा बैच, डी ग्रुप का बैच, केवल 799 रुपए में मेरे दोस्तों। और ये टीचर रहेंगे उसमें। मेरे को भी मौका मिला है हरियाणा जीके और भारतीय जीके करवाने का। साथ में अपने मैथ के राजीव सर हैं, इंग्लिश के अंशुल सर हैं, और कौन परिचित नहीं है, पूनिया साहब से। तो पूनिया सर भी साइंस करवाएंगे आपसे, ये जरूर याद रखेंगे। तो आज का जो सेशन है वो हरियाणा जीके का सेशन, और ये ले लीजिए अपना पहला प्रश्न, ठीक है। नवीनतम प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं। करनाल से प्राप्त अभिलेख, करनाल से प्राप्त अभिलेख की विशेषता बता दीजिए कि करनाल से प्राप्त जो अभिलेख है वो किस भाषा में, किस लिपि में किया गया है। तो बता दीजिए किस भाषा में या किस लिपि में उसका उल्लेख मिलता है। जो करनाल से प्राप्त अभिलेख है उसकी कहानी में आप सभी को बता रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिए। नवीनतम प्रश्नों के साथ हम मिले हैं। तो दोस्तों, करनाल से प्राप्त जो अभिलेख उसे भाषा में लिखा गया, किस भाषा में या किस लिपि में लिखा गया है, तो जरूर याद रखेंगे खरोष्टी भाषा या खरोष्टी लिपि में उसका उल्लेख मिलता है। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। करनाल से प्राप्त अभिलेख की बात करें, अगर करनाल की बात करें तो करनाल के बारे में कहते हैं कि करनाल महाभारत के राजा कर्ण के नाम पर यह बसा हुआ शहर है। किसके नाम पर? राजा कर्ण के नाम पर। कहा जाता है कि 1 नवंबर 1966 यानी प्रारंभिक जिलों में करनाल शामिल था। करनाल के बारे में यह भी लिखा जाता है कि करनाल का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल देखें तो करनाल का क्षेत्रफल है, जरूर याद रखेंगे, 2520 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 2520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और वर्तमान समय में जो करनाल है मेरे दोस्तों, ये सीएम सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय हैं मनोहर लाल जी खट्टर, जो माननीय महोदय मनोहर लाल जी हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र, तो उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो भी करनाल है। ये जरूर याद रखेंगे, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो करनाल है। और लगातार 2 बार करनाल से ये अपने एमएलए बने हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये जरूर याद रखेंगे। तो जो करनाल से प्राप्त अभिलेख है उसे किस भाषा में लिखा हुआ गया है? तो खरोष्टी लिपि में उसका वर्णन मिलता है। चलिए आगे वाला प्रश्न। पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद कीजिए। पृथ्वीराज द्वितीय, जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी विशेषता हम जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो याद कीजिए कब शासक बने थे? 1166 में और 1192 तक शासक रहे थे। उन्होंने 80गढ़ के किले का निर्माण करवाया था। कौन से किले का निर्माण? 80गढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और जरूर याद रखेंगे गोहाना, गोहाना के किले का निर्माण करवाया था। 80गढ़ का किला, जिसे तलवारों का किला व हथियारों का किला भी कहा जाता है, कहां पे है? 80गढ़
का किला, तो हम जरूर याद रखेंगे अस्सीगढ़ का किला मेरे दोस्तों हांसी में, जबकि गोहाना का किला कहां पे है, तो जरूर याद रखेंगे सोनीपत में हमें गोहाना का किला मिलता है। तो इस तरह से पृथ्वीराज सेकंड यानी पृथ्वीराज द्वितीय के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो जरूर याद रखेंगे हांसी से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, वह अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं जिसमें पशुपति संप्रदाय का उल्लेख मिलता है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। वह अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ, मैंने कहा ना आज मेरा सभी से वादा है कि नवीनतम प्रश्नों के साथ मैं आपसे मिला हूं, ये जरूर याद रखेंगे, सभी से वादा है ये मेरा। तो पशुपति संप्रदाय का वर्णन नेक्स्ट जो मिला है वो अभिलेख हमें कहां से मिला है मेरे दोस्तों, तो सिरसा से मिला है, ये जरूर याद रखेंगे। सिरसा की बात करें तो आप याद कीजिए सिरसा के बारे में कहा जाता है कि आप याद कीजिए नेक्स्ट आपका 1 सितंबर 1975 को सिरसा हमारे जिले के रूप में स्थापित हुआ। और सिरसा का जो क्षेत्रफल है, अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो कहते हैं कि सिरसा का क्षेत्रफल है, जरूर याद रखेंगे 4277 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा वर्तमान हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, वर्तमान हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, ये जरूर याद रखेंगे, वर्तमान हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि काला तीतर जो हरियाणा का राज्य पक्षी है, काला तीतर की जन्मस्थली भी है, ये जरूर याद रखेंगे। काला तीतर जरूर याद रखेंगे, काला तीतर की नेक्स्ट जन्मस्थली भी है अपना सिरसा, ये जरूर याद रखेंगे। और काला तीतर क्या है, हरियाणा का राज्य पक्षी है, तो इससे भी प्रश्न हमारा बन जाता है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, 9वीं शताब्दी में चरित्र राजा भोज के अभिलेखों का उल्लेख कहां से मिलता है। 9वीं शताब्दी की बात कर रहा है तो जरूर याद रखेंगे 9वीं शताब्दी में राजा भोज के अभिलेखों का वर्णन किस जिले में मिलता है। यही वो राजा भोज से जिन्होंने हरियाणा को हरि आयन का नाम दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले इस हरी भूमि घास वाले क्षेत्र को देखा था और यहाँ पे राजा भोज के ही घोड़े आते थे पेवा नामक क्षेत्र में, आप याद कीजिए। तो 9वीं शताब्दी में चरित्र राजा भोज के अभिलेखों को किस जिले से, मैंने बताया कि पेवा नामक क्षेत्र में राजा भोज के घोड़े आया करते थे, इसीलिए तो राजा भोज ने ही नाम दिया था हरि आयनम, यानी हरि का आगमन हुआ था, घोड़ों का आगमन हुआ था, इसीलिए हमारे हरियाणा का नाम हरियाणा रखा गया था। भगवान कृष्ण जी महाराज आए थे तभी हमने इनका नाम हरियाणा रखा था और हरी भरी भूमि की वजह से भी हमने इसका नाम हरियाणा रखा था, ये जरूर याद रखेंगे। कुरुक्षेत्र की कहानी विशेष है, आप सभी परिचित हैं। कुरुक्षेत्र के बारे में सबसे बड़ी लाइन लिखी जाती है कि कुरुक्षेत्र हमारे हरियाणा का जिला बना। तो कब बना था कुरुक्षेत्र जिला, आप याद रखेंगे नेक्स्ट 23 जनवरी 1973 को हरियाणा का जिला बना था, ये जरूर याद रखेंगे। एक मिनट, और कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वर्तमान में, ये जरूर याद रखेंगे, वर्तमान कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1530 वर्ग किलोमीटर पर। कुरुक्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र है हमारी धर्म नगरी है, ये जरूर याद रखेंगे। राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र का नामकरण किया गया है, किसके नाम पर, राजा कुरु के नाम पर। और जरूर याद रखेंगे कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर ही 900 से 900 ईसा पूर्व, ये जरूर याद रखेंगे, 900 से 900 ईसा पूर्व एक महान युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को बोलते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई,
कुरुक्षेत्र का युद्ध। कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों वो कितने दिन तक चला था, तो 18 दिन तक चला था, ये जरूर याद रखेंगे। जिस युद्ध में पांडवों ने कौरवों को पराजित कर दिया था। तो चलिए ये भी विशेष प्रश्न बन जाता है। लाओस नामक देश में मिले अभिलेख में राजा देवका ने किस जिले की महिमा का उल्लेख किया है। लाओस एक कंट्री आप सभी परिचित है। लाओस नामक मिले अभिलेख में राजा देवका ने किस जिले की महिमा का उल्लेख किया है। जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट यहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में बड़े जबरदस्त, मैंने कहा कंफर्म प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, कंफर्म प्रश्न बनेगा, ये जरूर याद रखेंगे मेरी आज की क्लास से। तो लाओस नामक देश में मिले अभिलेख में राजा देवका का नेक्स्ट किस जिले की महिमा का उल्लेख किया है। तो युद्ध भूमि यानी हमारी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का वर्णन किया है। किस नगर का वर्णन किया है, तो जरूर याद रखेंगे कुरुक्षेत्र का वर्णन किया है। जिस कुरुक्षेत्र में कहा जाता है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट ज्योतिसर नामक स्थान पर ये जरूर याद रखेंगे। जिस कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने, ये जरूर याद रखेंगे, कृष्ण जी महाराज ने नेक्स्ट गीता का उपदेश दिया था। कौन सा उपदेश दिया था, तो जरूर याद रखेंगे गीता का उपदेश दिया था। और गीता में किस चीज का उपदेश दिया था, तो जरूर याद रखेंगे कर्म का उपदेश दिया था, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ है, ये जरूर याद रखेंगे। गीता को इंग्लिश में लिखा था, किसने लिखा था, तो नाम जरूर याद रखेंगे विलियम विलिकिंस ने इसे अंग्रेजी में लिखा था, ये जरूर याद रखेंगे। विलियम विलिकिंस ने इसे इंग्लिश भाषा में लिखा था, श्रीमद् भागवत गीता। तो इनसे प्रश्न बन जाते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। गुजरी महल कहां पे है मेरे दोस्तों, आप याद कीजिए, कल वाली कक्षा में मैं बता रहा था कि फिरोज शाह तुगलक ने एक गुजरी की याद में इस महल का निर्माण करवा दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। गुजरी महल, जिस गुजरी महल के बारे में नेक्स्ट दोस्तों, जिस गुजरी महल के बारे में कहा जाता है, ये गुजरी महल है, ये सल्तनत काल का ताजमहल है, ये जरूर याद रखेंगे। सल्तनत काल का ताजमहल, ये जरूर याद रखेंगे, सल्तनत काल का ताजमहल है मेरे दोस्तों गुजरी महल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। और फिरोज शाह तुगलक ने ही 1354 में फिरोजा ए हिसार, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट फिरोजा ए हिसार की स्थापना की थी। हम सभी को पता है, एक गुजरी की याद में इस राजा ने महल का निर्माण करवा दिया था, जिसे गुजरी महल कहते हैं मेरे दोस्तों। अब याद कीजिए इस गुजरी महल से हमें कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अब याद कीजिए इस गुजरी महल से हमें कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो 8 अभिलेख प्राप्त हुए मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। कितने अभिलेख मिले हैं, 8 अभिलेख मिले हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख मिला है, किस जिले से, बता दीजिए। नेक्स्ट प्रतिहार राजा महेंद्रपाल की बातें कर रहे हैं। महेंद्रपाल का एक शिलालेख मिला है हमें, किस जिले से ये शिलालेख मिला है मेरे दोस्तों, तो जरूर याद रखेंगे। जब प्रतिहार राजा की बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि वर्धन वंश, आप याद कीजिए वर्धन वंश, कल मैंने बताया था कि वर्धन वंश से पहले कौन सा वंश था, तो वर्धन वंश से पहले दोस्तों जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट गुप्त काल था। और वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश था, तो जरूर याद रखेंगे वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश था, तो प्रतिहार वंश था, जिन्हें इतिहास में क्या कहते हैं, जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट गुर्जर प्रतिहार, ये जरूर याद रखेंगे। तो इसी तरह से प्रतिहार राजा की बात करें जिनका नाम है महेंद्रपाल का एक शिलालेख मिला हमें, किस जिले से मिला मेरे दोस्तों, तो जिले का नाम जरूर याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र से मिला। कहां से मिला, कुरुक्षेत्र से मिला। 10वीं शताब्दी
10वीं शताब्दी के अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुए हैं? जल्दी बता दीजिए, 10वीं शताब्दी के अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुए हैं? जल्दी कमेंट कीजिए, 10वीं शताब्दी के अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुए हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो हाँ, 10वीं शताब्दी, ध्यान दीजिए, 10वीं शताब्दी के अभिलेख हमें किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो जरूर याद रखेंगे, 10वीं शताब्दी के अभिलेख हमें रोहतक और रेवाड़ी से प्राप्त हुए हैं मेरे दोस्तों। कहां से प्राप्त हुए हैं? तो जरूर याद रखेंगे, रोहतक और रेवाड़ी से प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, वह अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ जिस अभिलेख में नेक्स्ट दिल्ली हरियाणा प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी? ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कितना जबरदस्त प्रश्न है कि वह अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ जिस अभिलेख में हमें पता चला कि दिल्ली हरियाणा प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ जिस अभिलेख में हमें यह पता चला कि दिल्ली हरियाणा प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी मेरे दोस्तों। तो वह अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ था? राजस्थान से प्राप्त हुआ था। यह जरूर याद रखेंगे, कहां से प्राप्त हुआ था? राजस्थान से प्राप्त हुआ था। बता दीजिए, हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी कमेंट कर दीजिए। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन, हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है मेरे दोस्तों? तो जरूर याद रखेंगे, वामन पुराण का नाम आपको याद रखना है। वामन पुराण का नाम आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों याद रखना है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, टोपरा वर्तमान हरियाणा में, हमें टोपरा से अभिलेख मिला है, आप याद कीजिए। ग्रेट पर्सनैलिटी महान अशोक मौर्य का अभिलेख हमें मिला टोपरा से। आप याद रखेंगे, टोपरा से हमें अभिलेख मिला मेरे दोस्तों, और वो अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने कहां पे स्थापित करवा दिया था? तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने वो अभिलेख कहां पे स्थापित करवा दिया था? तो जरूर याद रखेंगे, वो अभिलेख दिल्ली में स्थापित करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये जरूर याद रखेंगे, मेरठ और टोपरा अभिलेख, ये दोनों अभिलेख तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो इसी तरह से प्रश्न बन गया कि टोपरा वर्तमान हरियाणा के किस जिले में है? आप याद कर लीजिए, वर्तमान हरियाणा के नेक्स्ट यमुनानगर में है, जबकि प्राचीन समय में टोपरा अंबाला में हुआ करता था मेरे दोस्तों। वर्तमान हरियाणा के ये जरूर याद रखेंगे। सालू छिरंग जी जो ऑप्शन लगाया है, जबरदस्त आंसर आपका। चलिए आगे वाले प्रश्न का आंसर दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट, तीसरी चौथी शताब्दी में दो अभिलेख प्राप्त हुए हमें किस जिले से? बता दीजिए, तीसरी चौथी शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं। तीसरी चौथी शताब्दी के दो अभिलेख हमें प्राप्त हुए किस जिले से मेरे दोस्तों? उस जिले का नाम बता दीजिए, वो जिला कौन सा है? वो जिला भिवानी है। और भिवानी जिले के बारे में कहते हैं कि 22 दिसंबर 1972 को भिवानी जिले का गठन हुआ था। कौन से जिले का गठन हुआ था? भिवानी जिले का गठन हुआ था। भिवानी, जो भिवानी है, राजा भवानी सिंह के नाम पर इसे स्थापित किया गया था। और भिवानी का क्षेत्रफल कितना है? तो जरूर याद रखेंगे, 3432 वर्ग किलोमीटर भिवानी का क्षेत्रफल है। ये जरूर याद रखेंगे, 3432 वर्ग किलोमीटर। और 1 दिसंबर 2016 को भिवानी से ही हरियाणा का 22वां जिला बना। भिवानी से ही हरियाणा का 22वां जिला बना था, चरखी दादरी। कौन सा जिला बना था? चरखी दादरी। तो जरूर याद रखेंगे, तीसरी चौथी शताब्दी के दो अभिलेख हमें प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? तो भिवानी से प्राप्त हुए। जबरदस्त आंसर देते जाइए। आज आंसर मैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। चलो बता दीजिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट याद कीजिए, दाहिने हाथ का शंख लिखना, ये दाहिने हाथ का शंख ये लिखने का कार्य किसने किया है, ये काम किसने किया है, दाहिने हाथ का शंख। जल्दी कमेंट कर दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शाबाश। दाहिने हाथ का शंख नेक्स्ट ये लिखने का कार्य किसने किया, तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट गुलाम हुसैन शाह। गुलाम हुसैन शाह ने ये दाहिने हाथ का शंख लिखने का कार्य किया मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे, दाहिने हाथ का शंख लिखने का कार्य किसने किया था, गुलाम हुसैन शाह ने किया था मेरे दोस्तों। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, खरगोश, खरगोश सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में, खरगोश आप सभी ने देखा है, बता दीजिए खरगोश सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में है, तो आप कहेंगे सर खरगोश तो सबसे ज्यादा कहां पे है, नेक्स्ट नूह में है, मेवात में है, ये जरूर याद रखेंगे, खरगोश तो सबसे ज्यादा कहां पे है, नूह में है, मेवात में है, ये प्रश्न बन जाए तो ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चलें, तो नेक्स्ट किस जिले में सबसे ज्यादा राजस्थान का झाज जिसे ऊंट कहते हैं मेरे दोस्तों, ऊंट भारत में कौन लेके आए थे, तो जरूर याद रखेंगे भारत में ऊंट को अरबी व्यक्ति लेके आए थे, अरबी मुस्लिम भारत में ऊंट को लेके आए थे। तो बता दीजिए ऊंट सबसे ज्यादा किस जिले में है, कमेंट आपके सामने, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट ऊंट सबसे ज्यादा सोनीपत, अंबाला, सिरसा, कुरुक्षेत्र, कहां पे है ऊंट सबसे ज्यादा, तो बता दीजिए सबसे ज्यादा ऊंट है, तो जबरदस्त आंसर दे रहे हो सभी बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जबरदस्त आंसर आ रहा आपका कि ऊंट सबसे ज्यादा सर सिरसा में है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए और आंसर दे दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी, चंडीगढ़ बता दीजिए। नेक्स्ट द ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की कहानी हम सभी ने पढ़ी है, द ब्यूटीफुल चंडीगढ़ किसका स्वप्न है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वप्न है, ये जरूर याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वप्न है। चंडीगढ़ का शिलान्यास किसने किया था, तो सेक्टर 9 में 1952 में पंडित नेहरू ने किया था, और चंडीगढ़ का जो उद्घाटन किया था 1954 में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था दोस्तों। चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल चंडीगढ़ नेक्स्ट शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हुआ है, जो 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, कितने क्षेत्र पर फैला है, 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है मेरे दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ की स्थापना एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब हुई, यानी यूटी के रूप में कब हुई, तो जरूर याद रखेंगे 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ एक यूटी के रूप में स्थापित हुआ मेरे दोस्तों। चंडीगढ़ कहां पे है, तो जरूर याद रखेंगे चंडीगढ़ पंजाब के अंबाला जिले की खरर तहसील में बसा है, पंजाब के अंबाला जिले की कौन सी तहसील में बसा है, तो जरूर याद रखेंगे खरर तहसील में बसा है चंडीगढ़। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम का, जो आपको याद रखना है। चलिए आगे वाला प्रश्न दे दिए, चंडीगढ़ का सिर किसे कहते हैं, चंडीगढ़ का सिर जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, चंडीगढ़ का सिर, बड़े जबरदस्त आंसर दे रहे हो सारे के सारे बच्चे, बता दीजिए चंडीगढ़ का सिर। चंडीगढ़ के बारे में कहते हैं मेरे दोस्तों कि चंडीगढ़ कितने सेक्टरों में बसा हुआ है, तो ध्यान दीजिए चंडीगढ़ के बारे में कहते हैं कि चंडीगढ़ को 56 सेक्टरों में बसाया गया है, जो 4 सेक्टर है वो मोहाली के हैं, जरूर याद रखेंगे मोहाली के हैं 4 सेक्टर। आज वर्तमान चंडीगढ़ में नेक्स्ट 60 सेक्टर हैं, मगर सबसे बड़ा प्रश्न जरूर याद रखें कौन सा सेक्टर चंडीगढ़ में नहीं है, तो 13 नंबर सेक्टर नहीं है। और कौन सा सेक्टर चंडीगढ़ का हार्ट कहलाता है, तो जरूर याद रखेंगे चंडीगढ़ का हार्ट बोलते हैं कि सर बोलते हैं किस सेक्टर को, सर बोलते हैं किस सेक्टर को, सेक्टर नंबर 1 को चंडीगढ़ का सिर बोलते हैं, सेक्टर नंबर 1 को चंडीगढ़ का सिर बोलते हैं। सेक्टर नंबर 1 आएगा, सेक्टर नंबर 1 आएगा भी, इट्स ओके क्लियर, सेक्टर नंबर 1 को चंडीगढ़ का सिर बोलते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, ली कार्बूजियर ने कहां का डिजाइन तैयार किया था, तो आप याद रखेंगे ली कार्बूजियर जो फ्रांस के निवासी, कहां के निवासी, फ्रांस के निवासी, 1952 से लेकर 1960 तक इन्होंने चंडीगढ़ बसाया था, ये जरूर याद रखेंगे। और चंडीगढ़ के जो प्रारंभिक वास्तुकार थे, चंडीगढ़ के जो प्रारंभिक वास्तुकार थे, जरूर याद रखेंगे अल्बर्ट मेयर चंडीगढ़ के प्रारंभिक वास्तुकार थे।
1948 से लेकर 1950 तक चंडीगढ़ को तैयार किसने किया था? अल्बर्ट मेयर ने। मगर चंडीगढ़ का वास्तविक किसने बसाया था? तो 1952 से 1960 तक किसने बताया था? ली कार्बूजिए ने, जो फ्रांस के निवासी थे। कहां के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। ये जरूर याद रखेंगे। ओके ओके ओके, चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। चंडीगढ़ के फेफड़े किसे कहते हैं? अब ये बताइए, ठीक है, चंडीगढ़ के फेफड़े किसे कहते हैं? चलो आइए कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं और दिल से बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, आपने मेरे लिए टाइम निकाला, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से बता दीजिए नेक्स्ट, चंडीगढ़ के फेफड़े किसे कहते हैं? तो याद कीजिए, लेजर वैली को चंडीगढ़ के फेफड़े कहा जाता है मेरे दोस्तों। लेजर वैली, लेजर वैली को क्या कहा जाता है? चंडीगढ़ के फेफड़े कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। लेजर वैली को चंडीगढ़ के फेफड़े कहा जाता है। बता दीजिए चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह क्या है? बता दीजिए चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह है जो 1964 में तैयार हुआ था, ओपन हैंड, खुला हस्त। राजकीय चिन्ह क्या है? तो ओपन हैंड, खुला हस्त चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह है। ये चंडीगढ़ के सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं दोस्तों। बड़ा अच्छा लगता है जब आप आंसर देते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। शाबाश शाबाश, बड़ा अच्छा लग रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए, कमेंट करते जाइए, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य कौन सा है? बता दीजिए चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य बताइए जल्दी से। भांगड़ा, भांगड़ा और गिद्दा जो है मेरे दोस्तों, वो चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य है मेरे दोस्तों। चंडीगढ़ हमारा कैपिटल है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जनवरी 1955 में याद रखेंगे। नेक्स्ट जनवरी 1955 में चंडीगढ़ पंजाब का राजधानी बना था, ये जरूर याद रखेंगे। जनवरी 1955 में चंडीगढ़ पंजाब का कैपिटल बना था, ये जरूर याद रखेंगे। पंजाब का राजधानी बना मेरे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य कौन सा है? भांगड़ा। ये भांगड़ा आप जरूर याद रखेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए आगे वाला कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, जाकिर हुसैन द्वारा बनाया गया एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन, एक रॉक गार्डन है, जरूर याद रखेंगे। एक क्या है? नेक्स्ट रॉक गार्डन। नेक्स्ट याद रखेंगे, एक तो आपका कौन सा गार्डन हो गया? रॉक गार्डन हो गया। नेक्स्ट रॉक गार्डन हो गया, और एक आपका हो गया, जरूर याद रखेंगे, रोज गार्डन। रोज गार्डन हो गया, ये जरूर याद रखेंगे। रॉक गार्डन कब बना था? 1957 में। और रोज गार्डन कब बना था? 1967 में। रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? तो जरूर याद रखेंगे, नेकचंद सैनी। नेकचंद सैनी ने, जरूर याद रखेंगे, रॉक गार्डन की स्थापना की थी। और रोज गार्डन की स्थापना की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन। रोज गार्डन कहते हैं एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रोज गार्डन है। कहां पे है मेरे दोस्तों? आप सभी को याद है। नेक्स्ट ये चंडीगढ़ में है सर। एशिया, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, एशिया में प्रसिद्ध है रोज उत्पादन के लिए, अपनी कैपिटल चंडीगढ़, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। सभा व समिति का उल्लेख स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कहां से मिलता है? बता दीजिए। सभा व समिति का उल्लेख, ध्यान दीजिए, सभा व समिति का उल्लेख, सभा व समिति का उल्लेख स्थानीय स्वशासन को लेकर इसके संदर्भ में कहां से मिलता है? जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। सभा व समिति को लेकर यह प्रश्न पूछा गया है और आप सभी को यह प्रश्न आना चाहिए मेरे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो बता दीजिए तो कहां पे उल्लेख मिलता है मेरे दोस्तों? ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। स्थानीय स्वशासन का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता मैंने बताया था कल वाली कक्षा में, जरूर याद रखेंगे। कल वाली कक्षा में मैंने बताया था। नेक्स्ट वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता की बात करें और जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता की बात करें तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं मेरे दोस्तों। वैदिक सभ्यता के बारे में कहते हैं कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो जरूर याद रखेंगे ग्रामीण थी। और जो आपकी सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता थी मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय थी। ये प्रश्न बन जाए तो आप जरूर याद रखेंगे सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता नगरीय थी। और वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो जरूर याद रखेंगे वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण। इसीलिए सभा व समिति का उल्लेख स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे ऋग्वेद में। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी मैं बताऊं जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे ज्यादा मेहनत मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। नेक्स्ट इसी तरह से आप मेहनत करते जाइए। मैं कहूं इस
साल आपका जो डी ग्रुप का पेपर होगा वो 100% क्लियर कराऊंगा मेरे दोस्तों। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना कीमती टाइम मेरे को देते जाइए, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। देख लीजिए आज आपके लिए विशेष प्रश्न लेके आया हूं। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, जरूर याद रखेंगे। दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिख रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट स्वायत्त स्वशासन, स्वायत्त स्वशासन जरूर याद रखेंगे। एक स्वायत्त स्वशासन और दूसरा नाम याद रखेंगे नेक्स्ट स्थानीय स्वशासन, जरूर याद रखेंगे। स्थानीय स्वशासन, स्वायत्त स्वशासन और स्थानीय स्वशासन की बात करें तो यहां से प्रश्न बन जाता है स्वायत्त स्वशासन का पिता किसे कहते हैं, तो नाम याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये नाम आपको जरूर याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं, तो नाम याद रखेंगे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन कहते हैं स्थानीय स्वशासन का पिता। किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव भारत में कब रखा था, तो जरूर याद रखेंगे 20 मई 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। कौन से प्रांत से, तो जरूर याद रखेंगे बंगाल में सबसे पहले मेरे दोस्तों इन्होंने ग्राम बोर्ड की स्थापना की। किस बोर्ड की स्थापना की थी, तो ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी, ये जरूर याद रखेंगे। बड़ा ही जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं मेरे बच्चे और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। चलो आप कमेंट करते जाइए नेक्स्ट, मगर ये प्रश्न आप सारे कंटेस्ट कर लीजिए क्योंकि आज की मेरी कक्षा से 100% आपके पेपर में प्रश्न बनने वाला है मेरे दोस्तों, 100% प्रश्न बनने वाला है। चलिए आगे चलिए, आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, आप याद कीजिए। बिश्नोई समाज के सिरमौर चौधरी भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी का नाम जरूर याद रखना है क्योंकि हरियाणा में पंचायती राज का प्रोजेक्ट चौधरी भजनलाल जी लेके आए थे। कब, डेट जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट 22 अप्रैल 1994 में पंचायती राज एक्ट आया था। कब आया था, 22 अप्रैल 1994 में पंचायती राज एक्ट आया था। ये देख लीजिए आगे वाला प्रश्न फिर देख लीजिए। पंचायती राज के बाद नेक्स्ट पंचायती राज अधिनियम का पहला चुनाव कब हुआ था। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, पंचायती राज एक्ट कब आया है, 22 अप्रैल 1994 को आया है। तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है हमसे, पंचायती राज से संबंधित पहला चुनाव कब हुआ था, जल्दी कमेंट कर दीजिए पहला चुनाव कब हुआ था। गर्मी बहुत है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चलो बता दीजिए पहला चुनाव कब हुआ था, तो आप याद कीजिए जो पहला चुनाव हुआ था वो किस नेक्स्ट वर्ष, तो वर्ष तो 94 ही था, महीना कौन सा था, तो जरूर याद रखेंगे दिसंबर 1994 में हुआ था मेरे दोस्तों, दिसंबर 1994 में। चलिए आगे वाला देख लीजिए। हरियाणा में पंचायती राज अधिसूचना कब जारी की गई थी, हरियाणा में पंचायती राज अधिसूचना कब जारी की गई थी। नेक्स्ट ये क्या बताता है कि हरियाणा में पंचायती राज अधिसूचना नेक्स्ट कब जारी की गई थी, तो कब, डेट जरूर याद रखेंगे 16 फरवरी 1994 को। ध्यान से देखिए ये प्रश्न आपको एक जैसे लगेंगे पर एक जैसे नहीं है, इनके आंसर हर बार चेंज हो रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट पंचायती राज अधिसूचना अधिनियम अधिसूचना कब जारी किया गया, 16 फरवरी 1994 को जारी किया गया था, तो जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में पंचायती राज में वित्त बजट लेखाकर्षण कर कार्य की रचना कब की गई थी, तो जरूर याद रखेंगे। क्या बताता है, वित्त बताता है, बजट बताता है, लेखा बताता है, अकेक्षण बताता है, कर कार्य बताता है कि रचना कब की गई थी, जल्दी बता दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में क्योंकि अभी हाल ही में आपके नेक्स्ट याद कर लीजिए, अभी हाल ही में आपके कौन से ग्राम सेवक पटवारी के चुनाव भी तो होने वाले हैं, तो आप याद रखेंगे 14 अगस्त 1995, 14 अगस्त 1995 को यह भी प्रश्न बन सकता है। बता दीजिए
नेक्स्ट, हरियाणा के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? हरियाणा के पहले चुनाव आयुक्त का नाम बता दीजिए। वर्तमान चुनाव आयुक्त का नाम मैं बता देता हूं, आप पहले का नाम बता दीजिए। वर्तमान समय में कौन है तो नाम याद रखेंगे धनपत सिंह। आज वर्तमान समय में कौन है तो नाम याद रखेंगे धनपत सिंह है नेक्स्ट चुनाव आयुक्त। और पहले चुनाव आयुक्त का नाम क्या था तो जरूर याद रखेंगे जेके दुग्गल। क्या नाम था भाई? जेके दुग्गल नाम था, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में पंचायती राज कितने स्तर का है जल्दी बताइए? हरियाणा में पंचायती राज नंबर 1 ग्राम पंचायत, नंबर 2 बताइए नेक्स्ट पंचायत समिति, पंचायत समिति, ये जरूर याद रखेंगे। नंबर 1 ग्राम पंचायत, नंबर 2 पंचायत समिति, नेक्स्ट समिति, पंचायत समिति, और नंबर 3 क्या है आपका? जिला परिषद। नंबर 3 है जिला परिषद, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायतें? 6311, पंचायत समिति कितनी? 144, और जिला परिषद कितने? 22। तो बता दीजिए हरियाणा में नगर पालिकाएं, जल्दी बताइए नगर पालिकाएं कितनी हैं? हरियाणा में नगर परिषद कितने हैं जल्दी बता दीजिए। और हरियाणा में नगर निगम कितने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नगर पालिकाओं की संख्या 59 माइनस 3 तो 56। नगर परिषद कितने हैं? 22, और नगर निगम कितने हैं? 11। तो जो हरियाणा में पंचायती राज प्रणाली है वो कैसी है? त्रिस्तरीय, आप सभी को पता है क्योंकि तीनों की तीनों स्तर मैंने आपके सामने लिख रखा है। कैसी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय प्रणाली है, ये जरूर याद रखेंगे त्रिस्तरीय प्रणाली है। चलिए आगे वाले प्रश्न का आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट, हरियाणा में पंचायत की स्थापना के लिए एक गांव में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? ये चौधरी भजनलाल जी ने नियम बनाया था। अगर किसी एक गांव की पंचायत बनानी है तो उस गांव की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? मैं हर बार बताता हूं मेरे दोस्तों, उस गांव की जनसंख्या केवल 500 होनी चाहिए। जिस गांव की जनसंख्या 500 होती है उसे ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जा सकता है। यह पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत मैं बातें कर रहा हूं, यह जरूर याद रखेंगे। महिलाओं की आरक्षण व्यवस्था प्रतिनिधित्व पहले 30% था, आप सभी को पता है, मगर अब वर्तमान सरकार कह रही है 50% के बारे में, मगर है अभी तक 30%। यह जरूर याद रखेंगे 50% के बारे में। नेक्स्ट, वर्तमान हरियाणा सरकार ने कहा था मगर है 30%, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। हरियाणा में पंचायती राज के पिछड़े वर्ग को कितना प्रतिशत आरक्षण है? पिछड़े वर्ग का आरक्षण बता दीजिए। 2%, 5%, 8% या 10%? कितने परसेंट आरक्षण है? पिछड़े वर्ग का पूछ रहा हूं मैं, पिछड़े वर्ग का बता दीजिए कितने परसेंट आरक्षण है? तो जरूर याद रखेंगे 8% आरक्षण पिछड़े वर्ग का है मेरे दोस्तों। 8% आरक्षण पिछड़े वर्ग का है। एक साल में ग्राम पंचायत की कितनी बैठकें होती है जल्दी बता दीजिए? एक साल में ग्राम पंचायत की कितनी बैठकें होती है जल्दी बता दीजिए? नेक्स्ट, एक साल में ग्राम पंचायत की सर कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य होती है। कितनी बैठकें होती है? 4 बैठकें अनिवार्य होती हैं, यह जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, पंचायत में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा का पहला जिला कौन सा? राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा? सभी परिचित है, सभी जानते हैं, ये नॉर्मल पर्सन है, इसका आंसर सभी जानते हैं कि ये तो करनाल ने जीता था पुरस्कार। किस जिले ने जीता था ये पुरस्कार? करनाल ने जीता था, इसका आंसर सभी को आता है भाई। ये प्रश्न तो 3-4 बार आ गया आपके HSSC में। चलो इसका बता दीजिए, हरियाणा जींद जिले के किस सरपंच ने बेटी विद सेल्फी पुस्तक लिखी? ध्यान दीजिए, बेटी विद सेल्फी, बेटी विद सेल्फी नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जींद के सरपंच ने पुस्तक लिखी थी? तो जरूर याद रखेंगे, नाम है सुनील जागलान। ये नाम जरूर याद रखेंगे, सुनील जागलान, बहुत ही सुंदर नाम है। और पुस्तक का नेक्स्ट, पुस्तक का शीर्षक देखिए कितना जबरदस्त शीर्षक है, बेटी विद सेल्फी, यानी बेटी ही हमारा सब कुछ होती है दोस्तों। जो ये कहते हैं कि बेटे सब कुछ होते हैं, नहीं, 21वीं शताब्दी में जीते हो आप, 21वीं शताब्दी में बेटियां ही सब कुछ होती है मेरे दोस्तों। कितनी जबरदस्त पुस्तक है ये, ध्यान से देखिए। और राइटर कितने अच्छे राइटर है, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे राइटरों को, ऐसे कार्य करने वाले महान व्यक्तियों को, ये जरूर याद रखेंगे। चलो लिख लीजिए, ग्राम पंचायत की बैठक में सरपंच कक्षा महीना कम से कम कितनी बार बैठकों का आयोजन करता है? तो कम से कम 2 बार, 2 बार जरूर याद रखेंगे, 2 बार, कम से कम 2 बार सरपंच करता है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए।
लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के कार्य पढ़ लीजिए पहले, ग्राम पंचायत के कार्य। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज तो दोस्तों मैं बताऊं, आज मेरा पूरा ध्यान क्लास में था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कमेंटों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, इतनी संख्या में बच्चे जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, दिल से बड़ा अच्छा लग रहा है। मगर आज जो प्रश्न थे मैं वो विशेष प्रश्न आपके लिए लेके आया था, तो पूरा मेरा ध्यान था वो बोर्ड पे था मेरे दोस्तों। चलिए हाँ, नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के कार्यों की बात करें तो देख लीजिए, नंबर 1, गांव से संबंधित आवश्यक आंकड़े तैयार करना, कृषि व बागवानी विकास को प्रोत्साहन देना और साक्षरता। अरे सभी कार्य हैं भाई उपयुक्त, सभी, ये सभी कार्य तो करती है हमारी ग्राम पंचायतें, ये सभी कार्य तो हमारे सरपंच महोदय करते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक पंचायतें किस जिले में हैं? कमेंट करो जल्दी से, अब आपको टाइम दे दिया मैंने, आसान प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करो। हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें किस जिले में? जल्दी बता दीजिए, मैंने आपको बता रखा है सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें। नेक्स्ट, मेरे को पता है आप बताओगे सर 508 ग्राम पंचायतें हैं सबसे ज्यादा, सर्वाधिक जो ग्राम पंचायतें हैं वो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस जिले में है? तो जिले का नाम है यमुनानगर, यमुनानगर में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। और दूसरा जो नंबर है, दूसरा नंबर है 400, नेक्स्ट 45 ग्राम पंचायतें हैं कुरुक्षेत्र में, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में जो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत, शाबाश अनिल, जबरदस्त आंसर है अनिल, जबरदस्त आंसर मेरे भाई, आपने जबरदस्त आंसर दिया है, ये जरूर याद रखेंगे यमुनानगर। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले, नेक्स्ट, ग्रामीण पंचायतें, नेक्स्ट बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न, आंसर दे दीजिए। हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले ग्रामीण पंचायतों की बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे, दे दीजिए। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण पंचायतें? आपके लिए छोड़ दिया मैंने ये प्रश्न, जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी आंसर दे दीजिए। फिर आप कहोगे सर आपने हमें तो मौका ही नहीं दिया, आज सारे ही प्रश्न आपने कर दिए, बता दीजिए जल्दी से। ओके 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 ओके, कमेंट करते जाइए, कमेंट करते जाइए और कमेंट करते ही जाइए। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए सरपंच की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हम सभी को पता है सर, न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष होनी चाहिए। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, मैं बता देता हूं, एक मिनट बोर्ड पे आ जाइए। नंबर 1, राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद की उम्र है 30 वर्ष, 30 वर्ष। फिर याद कीजिए लोकसभा, लोकसभा और विधानसभा की उम्र है, लोकसभा और विधानसभा की उम्र है 25 वर्ष। फिर याद रखें ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन की उम्र है 21 वर्ष। और याद रखेंगे वयस्क मतदाता, वयस्क मतदाता, वयस्क मतदाता की उम्र हमारे देश में है 18 वर्ष, ये जरूर याद रखेंगे। उम्र से संबंधित इतने प्रश्न आपके बनेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा राज्य में सभी पंचायतों को ऑनलाइन करवाने वाला प्रथम जिला कौन सा है? ऑनलाइन करवाने वाला प्रथम जिला, बता दीजिए इसका आंसर। आसान प्रश्न है और HSSC 2 बार इस प्रश्न को पूछ चुकी है। हाँ, पंचकुला में है। ओके डन, चलो आ जाओ। कौन सा प्रश्न दोबारा? आप नंबर लिख दो, कौन सा प्रश्न दोबारा? ठीक, आ जाओ। हाँ, हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा
हरियाणा राज्य में सभी पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो अपना सिरसा है, वो प्रथम जिला है सभी पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला पहला जिला। चलिए, और ये रहा एक और प्रश्न ग्राम सचिव के लिए, सेक्रेटरी के लिए। बता दीजिए सेक्रेटरी के क्या कार्य होते हैं? ग्राम सभा की बैठकों को बुलाने हेतु नोटिस एजेंडा तैयार करता है, गांव में वार्षिक कार्य योजना तैयार करता है, ग्राम सभा की कार्रवाई लिखने का कार्य करता है। बता दीजिए, कमेंट है आपके। यह आज का लास्ट प्रश्न है और इसी प्रश्न के साथ ही मैं अपनी क्लास को विराम दे दूंगा। तो बता दीजिए ग्राम सचिव यानी सेक्रेटरी के कौन से कार्य हैं? ग्राम सभा की बैठकों को बुलाने हेतु नोटिस तथा एजेंडा जारी करना, नेक्स्ट गांव की वार्षिक कार्य योजना को तैयार करना, ग्राम सभा के कार्रवाई को लिखना या उपयोग। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ये सारे कार्य कौन करता है? ग्राम सचिव करता है मेरे दोस्तों, ग्राम सचिव करता है। और इसी के साथ में ही अपनी क्लास समाप्त हो जाती है। मगर मैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूं और सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, बैटनोल ऐप पे आइए मेरे दोस्तों, बैटनोल ऐप पे आइए और केवल 799 रुपए में डी ग्रुप का बैच पाइए पूरे हरियाणा में मेरे दोस्तों। इससे कम कहीं भी फीस नहीं मिलेगी, आपका कोई भी क्वेश्चन बार नहीं जाने देंगे। नेक्स्ट, ये हमारा वादा है, हमारी टीम बेहतरीन है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सर इस टीम से थोड़े से हम कम मिले हुए हैं, तो ये सारे ऑफलाइन के धुरंधर रहे हैं, ऑनलाइन में तो अभी आए हैं। ये जरूर याद रखेंगे, हमारी टीम अच्छी है मगर मैं गारंटेड कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। और इतनी कम फीस में यानी केवल 799 रुपए में आपको सारे एक से एक धुरंधर एक एक सब्जेक्ट करवाने वाले आपको मिलेंगे। ये जरूर याद रखेंगे। जैसे हरियाणा मेरे को दिया गया है तो मैथ के राजीव सर है, इंग्लिश के अंशुल सर है, फिर उसके बाद में मैथ के पूनिया साहब है, फिर हिंदी की मैम है, नेक्स्ट और रीजनिंग के दीपक सर है। कौन नहीं परिचित, दीपक सर को कौन नहीं जानता, रीजनिंग दीपक सर करवा रहे हैं। तो एक से बढ़कर एक टीचर है, केवल 799 रुपए में बैटनोल ऐप पे आइए। पूरे हरियाणा में सबसे कम फीस है। और आज की क्लास देख लीजिए, क्वेश्चन आपका कोई भी बार नहीं जाएगा। सिर्फ हम किस उद्देश्य से आए हैं, हमारा उद्देश्य एक है मेरे दोस्तों कि हम चाहते हैं कि हरियाणा के हर घर में गवर्नमेंट जॉब दिखाई दे। हमारा काम है मेहनत करना और मेहनत करवाना। तो आप भी ऐसे ही बनिए। कोई भी डाउट होता है तो मोस्ट वेलकम, आप डाउट लीजिए, हम तैयार रहेंगे, हमारी टीम आपके लिए तैयार रहेगी। नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए और रात दिन एक कर दीजिए जब तक आपको जॉब न मिले। क्योंकि दोस्तों इस पूरी जिंदगी में आपको एक ही पेपर क्लियर करना है और वो पेपर इस बार का ही होना चाहिए। ये जरूर याद रखेंगे, इस बार डी ग्रुप का पेपर होना चाहिए। तो बैटनोल ऐप आपके सपने साकार करने वाली ऐप है, ये जरूर याद रखेंगे। केवल 799 रुपए में आपको बैच दिया जाएगा और ये पूरी क्लास है। मैं कहूंगा आज की जो मेरी क्लास है मेरे दोस्तों, वो कम से कम भी, आज की जो क्लास है वो कम से कम भी आप सभी बच्चे 2 बार देखेंगे। क्योंकि आज मैं आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लीजिए। जाए करनाल अभिलेख किस लिपि में मिला? खरोष्टी लिपि में मिला। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए? हांसी से प्राप्त हुए। नेक्स्ट, वह अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ जिसमें पशुपति संप्रदाय का वर्णन मिलता है? सिरसा से मिला। ये देख लीजिए 9वीं शताब्दी में भोज के बारे में जो अभिलेख मिला कुरुक्षेत्र से मिला। चलिए उसके बाद में देख लीजिए लाओस देश का एक अभिलेख मिला है जिसमें कुरुक्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ये जरूर याद रखेंगे। गुजरी महल में कितने स्तंभ मिले? 8 स्तंभ मिले। नेक्स्ट, उसके बाद में प्रतिहार राजाओं का जो अभिलेख प्राप्त या शिलालेख प्राप्त हुआ, कुरुक्षेत्र से शिलालेख प्राप्त हुआ। 10वीं शताब्दी के अभिलेख किस जिले से मिले? रोहतक और रेवाड़ी से मिले। ये जरूर याद रखेंगे। वह शिलालेख कहां से प्राप्त पता चला जिसमें कि दिल्ली हरियाणा की राजधानी हुआ करती थी, राजस्थान से ये शिलालेख प्राप्त हुआ था। ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? वामन पुराण में मिलता है। टोपरा अभिलेख किस जिले में है? टोपरा अभिलेख किस जिले में है? तो जरूर याद रखेंगे।
यमुनानगर में है। उसके बाद में तीसरी चौथी शताब्दी के 2 अभिलेख मिले हैं, भिवानी से मिले हैं, ये जरूर याद रखेंगे। दाहिने हाथ का खुला संघ, ये जरूर याद रखेंगे, दाहिने हाथ का संघ, ये प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो गुलाम हुसैन शाह की है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर खरगोश सबसे ज्यादा कहां पे है? मेवात में है, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा की किस जिले में सबसे ज्यादा ऊंट है? तो सिरसा में ही ऊंट है, आपको पता ही है। चंडीगढ़ एक यूटी कब बना था? 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ यूटी बना था। चंडीगढ़ का सिर कौन सा सेक्टर कहलाता है? सेक्टर, ये जरूर याद रखेंगे, 1 सेक्टर कहलाता है। फिर उसके बाद में ली कार्बूजिए किसका डिजाइन तैयार किया था? इन्होंने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था। चंडीगढ़ के फेफड़े किसे कहते हैं? लेजर वैली को कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ओपन हैंड, आप सभी ने देखा, खुला हस्त चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह है, ये जरूर याद रखेंगे। चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो भांगड़ा या गिद्धा चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य है। जाकिर हुसैन द्वारा बनाया गया एशिया का सबसे बड़ा गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, ये जरूर याद रखेंगे। स्वभाव समिति यानी स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में ये उल्लेख मिलता है। फिर स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में की थी और हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 में आया था, ये जरूर याद रखेंगे। और पंचायती राज का पहला चुनाव कब हुआ था? दिसंबर 1994 में हुआ था। नेक्स्ट, पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित कब जारी की गई? 16 फरवरी 1994 को जारी की गई थी। और पंचायती राज वित्त बजट को लेकर रचनाएं कब बनी थी? तो 14 अगस्त 1995 को बनी थी। और नेक्स्ट, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो जेके दुग्गल पहले चुनाव आयुक्त थे। और हरियाणा में पंचायती राज के कितने स्तर है? 3 स्तर है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में कितने कहाँ की जनसंख्या, यानी जहाँ की जनसंख्या 500 वहां पे ग्राम पंचायतों की स्थापना की जा सकती है। तो इस तरह से आज का प्रश्न एक कीमती प्रश्न है दोस्तों। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी स्थान पर और मिलते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन न हो जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।